हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CMA विनव अग्रवाल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस हम क्यों निकालते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है रेजिडेंशियल स्टेटस जानने की। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझें कि रेजिडेंशियल स्टेटस में या तो वो बंदा रेजिडेंट आएगा या फिर वो नॉन रेजिडेंट आएगा। रेजिडेंट के लिए क्या होता है, उसकी जो वर्ल्ड वाइड इनकम होती है, वर्ल्ड वाइड इनकम मतलब कि उसने दुनिया में कहीं से भी वो इनकम कमाई हो, इंडिया में कमाई हो, इंडिया से बाहर कमाई हो, वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाता है। कहाँ पे? इंडियन लॉज के अंदर, अपने इंडिया में। ठीक है। और जो नॉन रेजिडेंट होता है, उसकी केवल वही इनकम टैक्सेबल होती है जो उसने केवल सिर्फ इंडिया से कमाई है। जिसे बोलते हैं ना, अक्रू और राइज इन इंडिया और डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया। ठीक है। तो या तो उसे इनकम जो होने वाली है इंडिया से, या जो उसने इंडिया से कमाई है इनकम, तो केवल केवल वही चीज़ इंडिया लॉ उसे टैक्स करेगी। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ जाती है कि हम जाने कि भाई आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सेक्शन 6 की, जिसमें कि साफ तौर पे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बता रखा है। तो इसमें इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, इसके बारे में बताया हुआ है। देखो, HUF के बारे में क्या होता है, इसमें ये बताता है कि जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली इंडिया में भी सिचुएटेड होगा, तो भाई उसको हम रेजिडेंट, इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे। ठीक है, HUF के केस में। और वैसे भी डिपार्टमेंट जो प्रूफ इसका करने का होता है वो डिपार्टमेंट के ऊपर होता है कि आप प्रूफ करो कि ये इंडियन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो इसको मान के चलते हैं कि ये रेजिडेंट इंडिया HUF। ठीक है। कंपनी के केस में क्या होता है, उसके केस में पोएम, मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि अगर पोएम आपका, उसमें 4 कंडीशंस होती हैं, अगर आप वो सेटिस्फाई कर दो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये मान लिया जाएगा कि आपका जो कंपनी है वो आपका नॉन रेजिडेंट है। अगर वो आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो ये मान लिया जाता है कि वो आपका रेजिडेंट इंडिया में है। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल केस में क्या होता है, इंडिविजुअल केस में आपको ना, पहले सेक्शन 6(1) में आपको दो कंडीशन में, बेसिक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। पहली कंडीशन होती है कि द पर्सन शुड स्टे फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। और दूसरी कंडीशन क्या होता है कि द पर्सन शुड स्टे फॉर 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 days or more in the 4 preceding previous year। ये कंडीशन होती है। ठीक है। सपोज कि अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, अभी मुझे यहाँ पे रेजिडेंशियल अपना जानना है स्टेटस की क्या है। तो अगर मैं बेसिक कंडीशन पे जाता हूँ तो पहली कंडीशन मैंने बोला कि यू शुड स्टे फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है, प्रीवियस ईयर का मतलब समझाता हूँ। जैसे कि अभी 21-22 चल रहा है और असेसमेंट ईयर है 22-23, तो प्रीवियस ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर जो 22-23 है उसका प्रीवियस ईयर हो गया 21-22। ठीक है। तो 21-22 इसमें मुझे 182 डेज और मोर अगर मैं सेटिस्फाई कर देता हूँ तो पहली बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। या फिर अगर ये नहीं हो रही सेटिस्फाई तो मैं दूसरी कंडीशन पे जाता हूँ। वो बोलता है कि 60 डेज और मोर इन अ प्रीवियस ईयर, मतलब 21-22 के लिए, और 365 डेज इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, दैट इज। तो इसमें आ गया आपका 2021, 1920, 18-19, 17-18। इन 4 सालों में आप इंडिया में 365 डेज और मोर स्टे किया है आपने। ठीक है। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं कोई भी है, तो आप रेजिडेंट की कैटेगरी में आ गए। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या ये रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है। जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ROR, RNOR। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए दो कंडीशंस और सेटिस्फाई करना होता है आपको। तो इसमें सबसे पहले कंडीशन आती है आपकी कि यू शुड स्टे 2 years आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। ठीक है। आपको 10 सालों में से 2 साल इंडिया में रहना होता है। एक तो पहले ये कर दो। फिर दूसरा बोलता है यू शुड स्टे फॉर 730 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग 7 years। 7 साल में आपको 730 डेज या उससे ज़्यादा का स्टे करना होता है इंडिया में। अगर आपने ये दोनों बेसिक कंडीशंस भी, सॉरी, ये दोनों अगर आपने कंडीशंस भी, एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया, तो तो आप ROR की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। और अगर आप इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए
तो आप RNOR की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमको कुछ एडिशनल बातें हैं, जैसे कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। अगर कोई भी पर्सन इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, फिर दूसरा होता है आपका शिप क्रू मेंबर, और फिर तीसरा होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ हमको मिलती है तो इस केस में क्या होता है, केवल हमें एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है, जो कि बोलता है कि यू शुड स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। हम वाली कंडीशन नहीं लेते इसमें, 365 और 60 डेज वाली इसमें कंडीशन में नहीं आती है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ और है कि पहले तो आप ये देख लो, लेकिन अगर जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अगर उसकी इनकम 15 लाख तक है अदर देन फॉरेन इनकम, ठीक है, तो फिर ये कंडीशन ठीक है 182 डेज। बट अगर उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर जाती है तो इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में ये होता है कि आपको जो ये 60 डेज वाली कंडीशन है वो रिप्लेस होकर 120 डेज हो जाती है। कहने का मतलब बेसिक कंडीशन में से या तो आप 182 डेज और मोर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, या फिर आप दूसरी कंडीशन क्या करोगे, 60 के बदले 120 डेज इन अ प्रीवियस ईयर, और 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 365 डेज इन अ 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो आपको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।